Good morning, students. In this video of electromagnetic spectrum, we will discuss about selection rules for IR spectroscopy. अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए चयन नियम। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं वह हमें यह बताते हैं कि कौन से कंपाउंड्स IR स्पेक्ट्रा देंगे, यानी कि IR एक्टिव होंगे, और कौन से कंपाउंड्स IR इनएक्टिव होंगे, मीन्स IR स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करेंगे। उसके सिलेक्शन रूल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा IR रीजन की रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन होने के लिए यह आवश्यक है कि वह पदार्थ किसी न किसी तरीके से डाइपोल मोमेंट रखता हो या उसके डाइपोल मोमेंट में IR रेडिएशन के अब्जॉर्प्शन के द्वारा कोई चेंज होता हो। यानी किसी भी कंपाउंड के IR एक्टिव होने के लिए उस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ अवश्य होना ही चाहिए। इस प्रकार की इंटरेक्शन तभी पॉसिबल होती है जब मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन के एक छोर का डाइपोल मोमेंट दूसरे के डाइपोल मोमेंट से डिफरेंट होता है। सेकेंडली, किसी भी पदार्थ के द्वारा जब IR रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन होता है तो वह उस पदार्थ में होने वाले वाइब्रेशंस पर डिपेंड करता है। यदि उस कंपाउंड में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं वे सेंट्रोसिमेट्रिक हैं तो वे उस पदार्थ द्वारा IR रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रोसिमेट्रिक जो ये वाइब्रेशंस होते हैं वो उस कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करते हैं। यदि कंपाउंड में सेंट्रो एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होते हैं तो उसके द्वारा IR रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन किया जा सकता है। यही कारण है कि लगभग सभी फंक्शनल ग्रुप्स IR रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन करते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी सेंट्रोसिमेट्रिक वाइब्रेशन नहीं पाए जाते हैं। थर्डली, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ एक पदार्थ के अणु के लिए सॉलिड स्टेट में तथा आइसोलेटेड सिस्टम में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। फोर्थ है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन होते हैं। यदि ये जो ट्रांजिशन है वे ग्राउंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इससे हमें जो बैंड मिलता है उस बैंड को फंडामेंटल बैंड के नाम से जाना जाता है, और यही बैंड स्पेक्ट्रम का सबसे शार्प बैंड होता है। यदि ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट से सेकंड एनर्जी लेवल में या फिर थर्ड एनर्जी लेवल में होता है तो उससे जो बैंड मिलता है उसे ओवरटोन कहा जाता है। ओवरटोन वास्तव में फंडामेंटल बैंड से कम शार्प होते हैं। एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एक से अधिक फंडामेंटल बैंड पाए जाते हैं और इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम के द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल हो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल 3n होती है। 3n वास्तव में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वह मॉलिक्यूल में होने वाली 3 टाइप्स ऑफ मोशंस के कारण मिलती है। किसी भी मॉलिक्यूल में होने वाली 3 टाइप्स ऑफ मोशंस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है ट्रांसलेशनल मोशन, सेकंड है रोटेशनल मोशन एंड थर्ड है वाइब्रेशनल मोशन। इन मोशंस के कारण मॉलिक्यूल में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम डेवलप होती हैं उनकी टोटल नंबर 3n होती है। यहाँ पे n की वैल्यू उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके द्वारा हम पता करते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जब होता है तो उस मोशन के कारण मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम सदैव 1 होती है, चाहे उस मॉलिक्यूल में कितने भी एटम्स प्रेजेंट हो। मीन्स हमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू सदैव 1 लेनी होती है। वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफरेंट होती है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में रोटेशनल मोशन होती है तो
रोटेशनल मोशन के कारण होने वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल की शेप पर डिपेंड करती है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है। अगर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सदैव 2 होती हैं, मीन्स वह 2 डायरेक्शंस में मोशन कर सकता है। और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, अर्थात वह 3 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है। तो अब हम बात कर सकते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल में डिफरेंट पाई जाती हैं और उसको हम 3n-5 या 3n-6 फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट हम कर सकते हैं 3n-5 से, एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3n-6 से। इस के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि वाइब्रेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल में कितनी होती है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितनी जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं टोटल 3n, उतने ही उसमें फंडामेंटल बैंड्स पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम, यानी IR स्पेक्ट्रम का हम मापन किस तरीके से कर सकते हैं। मापन करने के लिए या IR स्पेक्ट्रम लेने के लिए हमें किसी भी सब्सटेंस, चाहे गैसीय सब्सटेंस हो चाहे लिक्विड सब्सटेंस हो, उसका IR स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सीजियम आयोडाइड की बनी हुई एक सेल लेते हैं। उस सेल के अंदर सैंपल को फिल करना होता है, लेकिन अगर हमारे पास सैंपल सॉलिड स्टेट में होता है तो उसको सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ पीसने के बाद में इसकी एक डिस्क बना लेते हैं जो कि 1 to 2 mm मोटाई की एंड 1 सेंटीमीटर डायामीटर की होती है। या फिर कभी कभी हम न्यूज़ोल मोल का भी प्रयोग करते हैं। न्यूज़ोल मोल किस प्रकार से बनाया जाता है, 5 मिलीग्राम सब्सटेंस को हम 2 ड्रॉप्स ऑफ न्यूज़ोल से रगड़ कर मिक्स कर लेते हैं और सीजियम आयोडाइड की पट्टिका में इसकी थिन फिल्म बना लेते हैं, उसके रूप में इसको लिया जाता है और फिर इसे सैंपल सेल सीजियम आयोडाइड की बनी हुई है उसके अंदर इसको फिल करके इस पे IR रेडिएशंस को डाला जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का IR रीजन में, जो कि IR रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, 4000 सेंटीमीटर इन्वर्स से 666 सेंटीमीटर इन्वर्स तक होता है। इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड का खुद का कोई भी अब्जॉर्प्शन बैंड नहीं आता है, जिसके कारण से जितने भी अब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पे इस रीजन में मिलेंगे वो प्योरली सैंपल के ही होंगे। लेकिन न्यूज़ोल क्या करता है, हाई मोलिकुलर वेट वाले पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन का होने के कारण 3 अब्जॉर्प्शन बैंड IR रीजन में अपने इंडिविजुअल भी देता है। IR स्पेक्ट्रम को वास्तव में ट्रांसमिटेंस या फिर इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन तथा वेव नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करके प्राप्त किया जाता है और इस ग्राफ में जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको देखकर हम वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। Y एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस को रखा जाता है एंड X एक्सिस पे वेव नंबर को रखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पैराजाइलिन का IR स्पेक्ट्रम यहाँ पर दिया गया है। ये जो IR स्पेक्ट्रम होता है, इस IR स्पेक्ट्रम में एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है, वह किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की पहचान करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अब अपन इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के फिंगरप्रिंट रीजन के द्वारा हम दिए गए किन्हीं भी 2 कंपाउंड की कंपैरिजन कर सकते हैं या किसी भी अननोन कंपाउंड, जो भी नए नए कंपाउंड खोजे जाते हैं वो अननोन कंपाउंड होते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस रीजन में 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स से नीचे का रीजन फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है। फिंगरप्रिंट रीजन में वास्तव में कोप्लेनरिटी परिवर्तन होता है, जिसके कारण अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
यह ऊर्जा इसी रीजन से प्राप्त होती है और IR रीजन के ऊपर वाले रीजन से प्राप्त नहीं होती है। यही कारण है कि जो ग्रुप अपने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में कोप्लेनरिटी प्रदर्शित नहीं करते हैं वे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन में। इस रीजन के द्वारा दो ऐसे कंपाउंड्स का हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं जिनके लिए 1500 सेंटीमीटर इन्वर्स से अधिक वाले रीजन में समान स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जैसे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के अलावा बेंडिंग वाइब्रेशंस के भी अब्जॉर्प्शन बैंड हमें इस रीजन में मिलते हैं और इनकी पहचान हम फिंगरप्रिंट रीजन में के द्वारा फंक्शनल ग्रुप के आधार पर कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स। वास्तव में इस वाले रीजन में वेव नंबर 1380 से 1365 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास अगर डबलेट मिलता है तो उसकी उपस्थिति से हम टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप की उपस्थिति को सुनिश्चित कर सकते हैं। जबकि अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके कारण से 2 स्ट्रॉन्ग बैंड में से एक बैंड फिंगरप्रिंट रीजन में मिलता है जो कि 1350 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास ही प्राप्त होता है। सेकंड रीजन है 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र। एल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन तथा एसिड एनहाइड्राइड सभी इस रीजन में CO स्ट्रेचिंग के कारण कैरेक्टरिस्टिक बैंड प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, प्राइमरी अल्कोहल में 2 बैंड मिलते हैं 1350 से 1260 सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कि इस रीजन में अगर किसी कंपाउंड का बैंड मिलता है तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट हो सकता है। और साथ ही 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पे भी एक और बैंड मिलता है तो यह प्राइमरी अल्कोहल का कन्फर्मेशन देता है। 1150 से 1070 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में अगर अब्जॉर्प्शन बैंड आता है तो वह एस्टर ग्रुप को सुनिश्चित करता है। 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का रीजन देख सकते हैं अपन। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के बेंडिंग वाइब्रेशंस हमें मिलते हैं 700 सेंटीमीटर इनवर्स पे, साथ ही 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स पे। अगर दिया गया कंपाउंड सिस फॉर्म में है तो वह 700 सेंटीमीटर इनवर्स पे अब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करेगा और ट्रांस फॉर्म में है तो वह 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स पे अपना अब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करता है। इसी रीजन में 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे के रीजन में ही बेंजीन में सिंगल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हो या फिर ऑर्थो मेटाइम पैरा पोजीशंस के कोई कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन बैंड हो वह भी मिलते हैं। 750 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर अब्जॉर्प्शन बैंड अगर मिलता है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की उपस्थिति को वह दर्शाता है। कार्बनिक जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उन सभी कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके कैरेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन बैंड्स होते हैं और वो इस फिंगरप्रिंट रीजन के अलग अलग रीजन्स में या उप भागों के अंदर हमें प्रदर्शित होते हैं। उसके आधार पर उस कंपाउंड में प्रेजेंट अब फंक्शनल ग्रुप के आधार पर उस कंपाउंड की पहचान काफ़ी हद तक की जा सकती है। थैंक यू।